I'm coming. May I come in? Yes, come. Yes, बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। जी सर। आप संतुष्ट हैं अपने इंटरव्यू से? संतुष्ट तो नहीं हूँ सर। हमें भी जितना आपका क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो जो एनर्जी, कॉन्फिडेंस और जवाब चाहिए थे वो होने चाहिए थे सर। थोड़ा नर्वस। चलिए, तो वो चीज़ें आप देखिए। पहले तो एक एनर्जी को हर हाल में दिखाइए। एनर्जी के लिए आपके पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। जी सर। लेवल ऑफ एनर्जी सर जैसे कैसे मैं एनर्जी को क्वेश्चन में, क्योंकि सर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने ये एक तरह का जो है बेस्ट प्ले होता है। आप अपने सारे 20-25 साल के अनुभव को जो है 20 मिनट के अंदर देते हैं, तो इसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है ना, ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना। एक नॉर्मल आदमी जब ट्रेंड होता है तो कमांडो बन जाता है। कमांडो का जो स्टैंडिंग पोस्चर होता है और एक नॉर्मल आदमी का स्टैंडिंग पोस्चर होता है, दोनों में डिफरेंस होता है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? लेवल ऑफ एनर्जी। तो वो जो लेवल ऑफ एनर्जी वो दूसरा नहीं बता सकता है उसे, वो आपको खुद ही जो है क्रिएट करनी होती है अपने अंदर। उस कॉन्फिडेंस को क्रिएट कीजिए। थोड़ा जो है स्माइल भी दे सकते हैं हम, एक पॉजिटिवनेस आती है वहाँ से। कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। सिटिंग पोस्चर को थोड़ा और अच्छा कीजिए। आप बिल्कुल ये बेंड होके बैठे हुए थे, तो हाँ ये लगना चाहिए ना कि जो है हाँ एक बेस्ट एंड एबल कैंडिडेट जो हमारे सामने है। जी सर। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारा पहला था कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट सही है। इंडिया के ऊपर भी लगे थे ना बहुत सारे सैंक्शन। जी सर। तो ये जो पॉलिसी है P5 की कि 5 ही देश न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, बाकी नहीं बनाएंगे, तो ये कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो है उसके अंदर जो दो आप पॉलिसी सुनते हैं CTBT एंड NPT, उसमें सिग्नेचरी कंट्री के ऊपर लागू होता है। बाकी देशों के साथ जो अमेरिका डील करने की कोशिश करता है कि आप हमारे साथ डील करो, आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम तुम्हें उसके बदले में ये देंगे, आप ये करेंगे। ये सारा चीज़ें अभी कोई ऐसा इंटरनेशनल नॉर्म नहीं है सीधा। हम भी CTBT और NPT की सिग्नेचर ही नहीं है। हमारे ऊपर भी लगा था ना सैंक्शन, जब हमने जो है 74 में किया था और 98 में किया था, दोनों बार भयंकर सैंक्शन लगे। जी जी बट हमारी स्थिति अलग है, ईरान उसके दूसरे टारगेट पे है। जी। बट ये क्वेश्चन है कि हमें समझना है कि क्यों, अगर कोई देश अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चाहता है, ये कुछ के पास ही क्यों होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। 5 के पास ही क्यों होना चाहिए, अमेरिका के पास ही क्यों होना चाहिए? जी। ऐसा क्या है? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। नहीं है सर। तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि क्या है वो सब्जेक्ट। CTBT के NPT के कंसेप्ट को देखेंगे तो आप उसके बाद निकाल। हम ये नहीं कह रहे कि होना चाहिए उसके पास, बट हम ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका कौन होता है ये कहने के लिए कि जो तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। जी। और अगर पूरी दुनिया एग्री हो जाती है जो है, तो क्या होना चाहिए? डी न्यूक्लियराइजेशन होना चाहिए पूरी दुनिया के अंदर से, सारे खत्म करें अपने अपने वेपन्स। तो कोई भी देश जो है उसे सिक्योरिटी की पर्पज से जो है डेवलप कर रहा होगा। और अगर होता उसके पास न्यूक्लियर वेपन, तो आपको क्या लगता है अटैक कर सकते थे? कोई भी देश अटैक कर सकता था उसके ऊपर? सर अभी ऐसे में तो नहीं करता। तो वही तो सब्जेक्ट है। इसीलिए तो हर कोई चाह रहा है, जिस तरह की सिचुएशन बन रखी है दुनिया के अंदर, वो यही कह रही है हर एक देश को कि अपने को सिक्योर कीजिए। नाटो भी दोबारा से सोच रहे हैं सारे, तो आप उसको और बेस्ट करके निकाल के दे सकते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन था, चूंकि आप हिस्ट्री से हैं, सर्वोदय। गांधी जी के बाद सर्वोदय आंदोलन को कई सारे लोगों ने बढ़ाया। विनोबा भावे ने बढ़ाया, जयप्रकाश नारायण ने बढ़ाया, पर उत्तराखंड स्पेसिफिक। हाँ, तो वो उसी को मैं बता रहा हूँ। हाँ। उत्तराखंड में इस आंदोलन को किसने फैलाया? राधा सरलाबेन और दूसरी कौन थी? मीराबेन। गांधी जी के मरने के बाद ये दोनों कहाँ आई थी? उत्तराखंड में। एक कुमाऊं में आ गई, एक गढ़वाल में आ गई, और उसी के बाद उत्तराखंड में जो है सर्वोदय आंदोलन चरम पे आ गया था। ये जो आंदोलन जो एक्सपेंड हुआ, चिपको आंदोलन एक्सपेंड हुआ, बीच बचाओ आंदोलन एक्सपेंड हुआ, सर्वोदय के हिस्से हैं सारे। तो आप तो इतिहास पढ़ चुके हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो उसे। ये दूसरा हमने पूछा था ART, ये जो ट्रेड टैरिफ का जो कंसेप्ट चला, उसके बाद एक नई रिजिम शुरू हुई है, एग्रीमेंट फॉर रेसिप्रोकल ट्रेड, यानी पारस्परिक व्यापार संबंध बन रहे हैं अब। जैसे हम सीधे इजराइल के साथ कर रहे हैं, हम सीधे यूरोपियन कंट्री के साथ कर रहे हैं, हम सीधे उसके साथ कर रहे हैं, दैट इज द ART। तो हम उसके थ्रू जा रहे हैं उस चीज़ को तोड़ने के लिए। और ये बहुत बड़ा विषय, इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, आप लोगों की नज़र में रहना चाहिए।
इसके अलावा था एआई का उत्तराखंड के कल्चर को कैसे प्रमोट करेंगे। आपने एक उदाहरण तो ठीक दिया था, परंतु हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका हमारे पास रिकॉर्ड प्रॉपर उस रूप में नहीं है। एआई उसमें हमें मदद करेगा, हमारे डॉक्यूमेंटेशन तमाम चीज़ों को हम जो है एआई के द्वारा मैनेज कर सकते हैं, तो हम अपने रिच कल्चर को वापस रीस्टैब्लिश कर सकते हैं। आपको वहाँ जोड़ के बताना था। नृत्य मैंने कहा था, जागर उत्तराखंड का कैसा नृत्य है, इसको ऑफिशियली बना रखा है। जागर नृत्य होता है ना, नृत्य दो तरह के होते हैं, एक हम बोलते हैं कि लोकल डांस है, एक बोलते हैं हम क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस का एक थीम, पैटर्न, अप्रोच होता है। छोलिया भी उसी तरह का है, परंतु जागर भी उसी तरह की स्थिति का। तो जागर को जो है यहाँ का जो है एक राज्य नृत्य का दर्जा है उसे। और अगर हम प्रमोट करना चाहेंगे तो निश्चित रूप से किसको करेंगे, पहले तो हम राज्य वाले को करेंगे। बाकी उसके लिए अलावा हमारे पास बहुत सारे डांस फॉर्म है जो एक तरह का क्लासिकल पैटर्न का है। सर जैसे मैंने छोलिया को इसलिए भी चूज किया था क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में, जैसे गढ़वाल में सरों या फिर उधर पौना, ऐसे फॉर्म में उसका होता है। नहीं, आपको जो है कोई भी जो है राजकीय या राष्ट्रीय चीज को सबसे पहले क्यों घोषित करते हैं हम, उसके महत्व के कारण जी। तो हम किसको प्रमोट करेंगे, उसी चीज को तो करेंगे। ठीक, सेकेंडरी में तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और बस बाकी जो है जो चीजें मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस, एनर्जी सारी मेंटेन करेंगे तो बेहतर निकल के आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। ये है कि आपने जब शुरू में इंट्रोडक्शन दिया अपना, तो उसमें मुझे ये बड़ा क्लियर नहीं हुआ कि आप क्या चीज़ हाईलाइट करना चाह रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन में। सर मैं करना एनएमएचएस का अनुभव ज़्यादा हाईलाइट चाह रहा था क्योंकि मैं उसको इसीलिए लास्ट में बताना चाह रहा था, बट फिर मैं नहीं, आपने, मुझे लगा कि जैसे आपने पीएचडी की बात की, पीएचडी अभी आपने साइनॉप्सिस भी नहीं दिया, तो पीएचडी को क्यों हाईलाइट कर रहे हैं आप? क्योंकि आप फंस जाएंगे उसमें। आपने अभी रिसर्च शुरू की नहीं है, पता नहीं गाइड भी मिला है कि नहीं मिला है। हाँ, साइनॉप्सिस तो फर्स्ट स्टेज होती है, पहले वो क्लियर होगी तभी तो एक्सेप्ट होगा। नहीं सर, अभी एग्जाम हुए, वो एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। अब हाँ। उसके बाद सिनॉप्सिस की डेट है सर, हमारे मार्च एंड में हमारी सिनॉप्सिस एक्सेप्ट हो गई है? नहीं सर, एक्सेप्ट नहीं हुई है। हाँ, तो अभी आपके स्टार्ट हुआ है ना, तो आप, मुझे नहीं, मतलब आपकी मर्जी है। देखिए अल्टीमेटली आप क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं, मुझे ये अभी क्लियर नहीं हुआ है कि, क्योंकि उसी से सवाल पूछे जाते हैं। आप क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, मुझे ये अभी समझ नहीं आई। आपने बता दिया मैंने ये किया, वो किया, ये किया, और फिर मुझे जैसा लगा कि अब कहीं पीएचडी के बीच में आप फंसे पड़े हैं, पर बाद में पता लगा आपने शुरू भी नहीं किया अभी तक। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको हाईलाइट करना चाहिए। अब आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? आप ये बताओ कि अगर हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दें कि आपकी मनपसंद का सवाल पूछना है, वो क्या होगा? सर मैं अपने एनएमएचएस के जो अनुभव हैं उनके ऊपर की किसके जो मैंने एनएमएचएस में काम किया ना सर, जो होम स्टे डेवलप किए हैं, उनमें जो वहाँ हिल कल्चर पे काम किया, इकोलॉजी पे काम किया, उस पर मैं चाह रहा था कि ज़्यादा एग्जैक्टली आप ना उसके ऊपर फोकस करो जो आपका एरिया है, उसी पे सवाल पूछेंगे वो। और होम स्टे इज जस्ट वन पार्ट। हाँ सर, होम स्टे ठीक है। जब आप संस्कृति की बात करते हो कि आप बोलो कि मुझे जो है उत्तराखंड की संस्कृति में बहुत इंटरेस्ट है और उसके ऊपर मैंने काम किया है, तो आपको सवाल उसी से पूछे जाएंगे। समझ गए आप? जी सर। तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो बताना पड़ेगा। बोर्ड में आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है इंट्रोडक्शन देने की, हाँ जी। तो उसमें उस अपॉर्चुनिटी में कोई हमने आपकी हिस्ट्री नहीं पूछी है, क्योंकि क्या है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और आपके एरिया से पूछना चाहेंगे। बाकी तो पूछेंगे ही वो सवाल, बट एक क्वेश्चन ज़रूर आपका अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या एरिया से होगा, उसको आप हाईलाइट कीजिए अपने इंट्रोडक्शन में। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर। हाँ जी सर। हाँ, तो आप इसलिए जो है वो पहले से तैयार रहेगा ना जब आपका, कि मैंने ये इस पे काम किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और इसी पे मैं और काम करना चाहूँगा। या सर फिर मैं ऐसे बता सकता हूँ कि सर मैं अभी प्री पीएचडी का भी जस्ट एग्ज़ाम दिया हुआ है, या फिर पीएचडी में अभी जस्ट परस्यूइंग कर रहा हूँ। ये यार मुझे समझ नहीं आती ये पीएचडी वाला चक्कर जो है ना, लोग पीएचडी करते हैं
सर एक्चुअली में पीएचडी में सर जाने का मेरा उद्देश्य ये था ही नहीं कि मैं शुरुआत से तैयारी तो एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं की एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की कर रहा था, पर मैं पीएचडी में सर जब एनएचएस के मैंने फील्ड में अपना अनुभव देखा तो उसके बाद ही सर मेरा मन हुआ कि मैं उसकी ओर को जाऊँ। हाँ ना, आप कहिए कि मैं पीएचडी, मेरा इंटरेस्ट है इसलिए मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं इसमें डीप जाना चाहता हूँ इस एरिया में। तो क्योंकि पीएचडी जो है ना ज़्यादा एकेडमिक से रिलेटेड होता है। हाँ। या फिर जिसके पास कुछ करने को नहीं होता है ना, आजकल अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन को पीएचडी की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए आदमी जो कि एक्शन ले, जो डिसीजंस ले सके, और जो एनालिटिकल हो, जो किस तरह से, अब आप पीएचडी कर रहे हो, कल को आपको पुलिस में डाल दिया, हाँ, आप बताइए उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो क्या है कि आप बताइए, मुझे इस एरिया में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और इसीलिए मैंने साथ साथ तैयारी के साथ साथ मैं ये पीएचडी भी कर रहा हूँ। पर मेरा मेन इंटरेस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन में। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ले रहे हैं ना, हम कोई टीचर के लिए इंटरव्यू नहीं ले रहे जी, होता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको अपने पूरे इंटरव्यू को अपने फेवर में कैसे करना है वो सोचना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, एक तो मैंने एनसीईआरटी का आर्टिकल पूछा था, एनसीईआरटी से कंटेम्प्ट का आर्टिकल पूछा था। तो आर्टिकल 129 है, वो न्यूज़ में है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, और साथ ही साथ कंटेम्प्ट का भी है कि अगर कोई कंटेम्प्ट करता है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उसे पनिश करने की, अंडर आर्टिकल 129। ठीक है। उसके अलावा चारधाम यात्रा के बारे में पूछा था। तो एंट्री को रेगुलेट करना है, कई बार भीड़ काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाती है। ठीक है। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने लायक कि भीड़ वहाँ पर पहुँचे एक बार में। ठीक है। तो एंट्री को रेगुलेट करना, बेटर क्राउड मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग, ठीक है, और सेफ्टी और सिक्योरिटी भी रहे लोगों के लिए ना। जी सर। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी रहे, साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। ठीक है। टूरिज्म को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, विंटर टूरिज्म हो गया, इको टूरिज्म हो गया, कल्चरल टूरिज्म हो गया। ठीक है। हाँ। और एडवेंचर तो तुमने बोला ही था। ठीक है। एक पीसीज ऑफिसर में क्या अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, वो ठीक बताया। थोड़ा तो हिल कल्चर के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, एनवायरमेंट कॉन्शियस भी होना चाहिए उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में देखें तो। ठीक है। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पर कनेक्टिविटी के इशू हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली से दूर भी रह सकते हैं आप। पीपल सेंट्रिक एटीट्यूड। ठीक है। तो ये है सक्सेस का मतलब पूछा था। तो सक्सेस का मतलब बड़ा कन्विंसिंग सा नहीं लगा मुझे। आपने बस बोला कि मैं अच्छा करूँगा एकेडमिकली, मेरे पेरेंट्स खुश होंगे। थोड़ा आंसर तैयार करना है। ठीक है। सक्सेस का मतलब बोल सकते हैं कि एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट अगर मैं अपने आप में कर पा रहा हूँ, एथिकल कंडक्ट कर पा रहा हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए सफलता है। एथिकल कंडक्ट, या अपने आप में लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, या समाज के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये मेरे लिए सफलता मानी जाएंगी। ठीक है। बस बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है। थैंक यू सर। एक नर्वस, पता नहीं, मैं अभी 2-3 जगह मॉक दे दिए, पर बार बार ये नर्वस। प्रैक्टिस में प्रेजेंटेशन पे काम करो। एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। हाँ। क्वालिटी पे कंसंट्रेट करो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ। हाँ। और प्रैक्टिस करो प्रेजेंटेशन। बहुत सारे फैक्ट्स नहीं डालने हैं, जो कम फैक्ट्स हैं उन्हीं को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना है, उसकी प्रैक्टिस करो। जिससे मैंने अपने लेवल पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए भी और ये सब चीज़ करा भी, पर बार बार जैसे ही बोर्ड पे जा रहा हूँ, चेयर में बैठते अपने आप ही कॉन्फिडेंस में फिर पता नहीं क्या हो जा रहा है कि उसी के लिए प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे इसमें ना एक चीज़ बताऊँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो नर्वसनेस तो होती है। हाँ। वो कोई भी जाता है, चाहे स्टेज में जाए चाहे कहीं पे बैठे, थोड़ी देर होती है बस वो। हाँ सर। वो एक तो शुरुआत के क्वेश्चन भी फिर मेरे को ऐसे हो गए कि तो इसलिए आपसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। देखो, इससे आसान सवाल दुनिया का कोई है ही नहीं कि अपने बारे में बताओ। नहीं, वो अपने वाला नहीं सर, वो जो इजराइल और वाला आ गया था ना, फिर वो मुझे आया नहीं, फिर मुझे वो लगा नहीं न्यूक्लियर वाला। आपको देखिए कॉन्फिडेंस कैसे आता है। कॉन्फिडेंस तो आप जैसे बोल रहे हैं प्रैक्टिस से आता है। जी सर। आपको इंटरव्यू इस तरह के और करने पड़ेंगे। अगर आप हर टाइम यहाँ नहीं आ सकते हो तो किसी अपने दोस्त को बोलो, किसी जान वाले को बोलो कि मेरे से सवाल पूछो, मेरे को रिकॉर्ड करो, फिर उसको सुनो। तो ये कॉन्फिडेंस जो है, ये तो देखो एक्सपीरियंस से आता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है।
कोई ऐसा आदमी आज तक जो है वो जो है पैदा नहीं हुआ। अनुपम खेर ने 550 पिक्चरें कर ली हैं, वो अभी भी घबराता है स्टेज में जाने से। जी सर। हाँ जी। तो वो थोड़ी देर के लिए होता है। हाँ। वो जो शुरू का जो टाइम जो आपने अगर अपने को संभाल लिया, और फिर आप ये मत सोचो कि हर एक सवाल का मुझे सही जवाब देना है। ये प्रॉब्लम पता क्या है, आप सोचो कि मुझे आता है तो मैं सबसे दूंगा, अगर नहीं आता है मैं आई से सॉरी। ठीक। हर सवाल का जवाब देना कोई जरूरी नहीं है, कोई एनसाइक्लोपीडिया की हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? जी सर। तो आप कॉन्फिडेंट होके आओ, ठीक है? सर 17 को ही है मेरा इंटरव्यू ना। इस 17 को है? मतलब तो एक आध बार आपको और करना पड़ेगा भैया। सर एक बार हो जाएगा अभी और बात करेंगे आपसे। ठीक है। वो आप इनसे बात करना, एक बार और करो, और इससे